जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है ई लर्निंग विद दुर्गेश पर, जहाँ पे हम लोग आप लोगों के साथ मिलकर सामान्य विज्ञान की सीरीज में आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे और उनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। ये सामान्य विज्ञान की सीरीज में ये भौतिक विज्ञान फिजिक्स की सीरीज है, जहाँ पे हम MCQ प्रश्न के माध्यम से हम इस अध्याय का अध्ययन करेंगे। क्रमवार रूप से एक एक करके वीडियो आपके लिए ई लर्निंग विद दुर्गेश पर लाइव चल रहा है। तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, एक कॉपी कलम लेकर बने रहें, क्योंकि हम केवल प्रश्न का उत्तर ही नहीं बताएंगे, बल्कि ये प्रयास करेंगे कि हम इस प्रश्न के साथ साथ उनकी विस्तृत व्याख्या भी करते चलें, क्योंकि अब की बार एक सीट हमारा और सिलेक्शन के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता। हम ये प्रयास करेंगे जो भी प्रश्न हम लोग पढ़ें, जहाँ से आपकी परीक्षा में सवाल पूछे और आप बेहतर स्कोर करें। पहला प्रश्न आपके बोर्ड पर आपके डिस्प्ले पर दिख रहा है, इनमें कौन सा ऊर्जा की इकाई एक इकाई नहीं है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। किसमें से कौन है जो ऊर्जा की इकाई एक इकाई नहीं है? तो बताइए फटाफट सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। केजी मीटर प्रति सेकंड, न्यूटन मीटर, जूल और वाट सेकंड। तो सभी साथी जवाब जरूर दीजिएगा। यहाँ पर अगर हम इस प्रश्न की उत्तर की बात करें तो एक एक करके न्यूटन मीटर, वाट सेकंड, जूल, ये सब है। लेकिन किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड ये किसकी है? ये संवेग की इकाई है। किसकी है? ये सभी लोग लिख लीजिएगा, ये संवेग की इकाई है। संवेग की इकाई है। इसका फुल फॉर्म तो आपको पता ही, न्यूटन मीटर है, ये जूल हो गया, ये आपका वाट सेकेंड ऊर्जा है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा जो गलत है वही आपका सही है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ए, क्योंकि आप इस प्रश्न में ही पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। अगर आप ये पढ़ रहे हैं, ये जान रहे हैं, सीरीज के लिए उन चुनिंदा टॉपिक को पढ़ रहे हैं जहाँ से आपके परीक्षा में सवाल आते हैं, तो बने रहे इस वीडियो के अंत तक। अगले प्रश्न आपके सामने है कि एक जूल एक किसके बराबर होता है? न्यूटन मीटर के, न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। सभी लोग जवाब जरूर देंगे जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं। ये वीडियो फेसबुक, ये वीडियो यूट्यूब पर आपके लिए लाइव चल रहा है। फटाफट सभी साथी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताइए। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर होगा न्यूटन मीटर। क्या होगा यहाँ पर? न्यूटन मीटर। सभी लोग ध्यान से देखेंगे। अब हम जानते हैं जूल ऊर्जा की कार्य इकाई। जूल क्या है? जूल ऊर्जा की कार्य इकाई है। ऊर्जा की कार्य इकाई है। कार्य इकाई है, ठीक। हम जानते हैं एक जूल बराबर क्या होता है? एक न्यूटन मीटर। एक न्यूटन मीटर होता है। और इसके बराबर क्या होता है? एक किग्रा, माने 1 kg, 1 किग्रा मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। मतलब हम कह सकते हैं 1 वाट सेकेंड। तो यहाँ 1 वाट सेकेंड हो गया, किग्रा मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, 1 न्यूटन मीटर। ये सब क्या है? ये जूल ऊर्जा की कार्य इकाई है। तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस सीरीज को, इस थियरी को लिख लीजिएगा, और न जरूरत पड़े जहाँ पे आप इसकी स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है ये स्क्रीनशॉट अगर आपने रख लिया तो आपकी परीक्षा में काम आ। जैसे मैं बता दूँ, यहाँ पे लिखा क्या है? 1 kg मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। यही लिखा था, 1 किग्रा मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। फिर हो सकता है मेरे पीछे आपको दिखाई नहीं दे रहा हो, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आपको शायद साफ स्पष्ट नजर आ रहा होगा। इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करिएगा। जितने इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो फेसबुक पेज, यूट्यूब पर निःशुल्क लाइव मेरे द्वारा देश हित में, राष्ट्र हित में चल रहा है। एक बार किसके बराबर है? एक बार किसके बराबर है? कमेंट बॉक्स में रहिएगा और कमेंट करके दीजिएगा, सभी साथी जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। बताइए फटाफट कमेंट करके। यहाँ पर अगर देखा जाए तो 10 घाते 3 पास्कल, 100 पास्कल, 10 घाते 5 पास्कल, 10 घाते 4 पास्कल। तो हम जानते हैं एक बार बराबर क्या होगा? अर्थात कह सकते हैं 10 घाते 5 पास्कल। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, अब जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो सी इस प्रश्न का सही और राइट आंसर होगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं इसके एक और अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके सामने है, हाइड्रोलिक प्रेस में किसका उपयोग होता है? पास्कल नियम, बर्नौली का सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत, बायल का नियम।
तो सभी साथी जवाब दीजिएगा। सभी लोग जितने इस वीडियो को देख रहे हैं, हाइड्रोलिक प्रेस में किसका उपयोग किया जाता है? सभी लोग जवाब देंगे। जितने भी लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, जवाब जरूर दीजिएगा, गलत या सही सभी लोग। आइए यहाँ पे ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा पास्कल नियम, माने ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। क्या होगा? पास्कल नियम। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, द्रव चालित मशीनें किस सिद्धांत से काम करती हैं? न्यूटन के सिद्धांत, जूल के सिद्धांत, पास्कल सिद्धांत, प्लवन का सिद्धांत। सभी साथी जवाब जरूर देंगे, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर बात करें कि जो द्रव चालित मशीनें किस सिद्धांत पर काम करती हैं तो क्या बताएंगे आप? आइए यहां पर ध्यान से देखते हैं। देखिए, द्रव चालित जो मशीनें होती हैं उच्च दाब के जल के माध्यम से बड़ी ही मंद गति से चलती है, और मंद गति से चलने के कारण इनकी चाल पर बड़ी सरलता से सही नियंत्रण रखा जा सकता है। सभी द्रव चालित यंत्रों का सिद्धांत एक है और वह है पास्कल का नियम। हाइड्रोलिक प्रेस या अन्य जो जल चलित मशीनें हैं वह इसी सिद्धांत पर काम करती हैं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा पास्कल सिद्धांत। इसलिए अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर सही बताया है, इसका मतलब आपके जवाब सही है। अगला सवाल आपके सामने, शायद आपको डिस्प्ले में दिख रहा होगा। एक गतिमान न्यूट्रॉन स्थिर अल्फा कण के साथ टकराता है। न्यूट्रॉन द्वारा लुप्त गतिज ऊर्जा का भिन्न है 1/4, 1/16, 9/25, 16/25। सभी लोग जवाब जरूर देंगे, जितने भी साथी वीडियो को देखें। आइए इस प्रश्न का सही विकल्प जानते हैं। इस प्रश्न का सही विकल्प होगा 16/25। क्या हो जाएगा? 16/25। 16/25 कैसे? मतलब कि स्थिर अल्फा कण के गतिमान न्यूट्रॉन की टक्कर में ऊर्जा अल्फा के कण को प्राप्त होती है, जो प्रारंभ में हीलियम परमाणु को व्यक्त करता है, जिसके न्यूट्रॉन की 9वीं कक्षा की ऊर्जा अगर हम बात करें तो भाई आपका क्या होगा? n स्क्वायर। जहाँ पर अगर n की बात करते 1, 2, 3 ये कक्षाओं की संख्या होगी। E1 की अगर हम बात करें, अगर हम E1 की बात करें तो ये प्रथम कक्षा के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होगी। तो इसी तरह समीकरण बनता चला जाता है। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से अगर हम देखेंगे लास्ट हमको क्या मिलता है? हमें 16/25 मिलता है। रट लीजिएगा, ये प्रश्न अगर परीक्षा में आएगा तो वो इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, एक परमाणु के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण ऊर्जा है। एक परमाणु के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण ऊर्जा है। सभी साथी जवाब जरूर देंगे। केमिस्ट्री जैसा लग रहा है ना? बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके, केमिस्ट्री के सवाल है जैसे। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके कि एक परमाणु के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण ऊर्जा है अनंत, शून्य, शून्य से अधिक, शून्य से कम। यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर होगा शून्य से कम। मतलब इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो आपका डी होगा। एक परमाणु के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण ऊर्जा शून्य से कम होती है। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। एक गेंद को लंब पूर्वक से ऊपर फेंके जाने पर उसकी चाल के दौरान कौन सी भौतिक मात्रा अचर रहती है? ऊर्जा, विस्थापन, गति, त्वरण। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके जवाब दीजिएगा। थोड़ा सा आज स्पीड से क्लास चल रही होगी, जल्दी खत्म हो जाएगी, आपकी संख्या कम है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऊर्जा। आप लोग शेयर कर दीजिएगा। कोशिश करिएगा कि अपने सभी साथी मित्रों को लाइक नहीं किया तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिएगा। वैसे आपकी मर्जी की क्लास है। हम जानते हैं ऊर्जा को न तो उत्पन्न कर सकते हैं न उसे नष्ट कर सकते हैं। ऊर्जा को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म, माने एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। गेंद को अगर हम लंब पूर्वक ऊपर फेंके जाने पर गतिज ऊर्जा बाद में स्थिति ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इसलिए अगर हम बात करें, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ए होगा। याद रखिएगा, मेरी जो हर एक बात है जो निकल रही है जुबान से, वो आपकी परीक्षा का एक प्रश्न बैंक हो सकता है। जरूरी नहीं कि जो परीक्षा में प्रश्न में पढ़ा रहे हुबहू है, लेकिन हाँ ये जरूरी है जिसकी व्याख्या होगी आपकी परीक्षा में हुबहू आएगी। अगला प्रश्न आपके सामने है, किसी चलती हुई वस्तु की गति को आधा करने पर उसकी क्या हो जाएगी? सभी लोग कमेंट करें। गतिज ऊर्जा प्रारंभिक का 1/4 हो जाती है। गतिज ऊर्जा प्रारंभिक ऊर्जा का 4 गुना हो जाती है। गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता, त्वरण 2 गुना हो जाता है।
कमेंट करिएगा और जवाब जरूर दीजिएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, जैसे हम जानते हैं अगर माना प्रारंभिक गतिज ऊर्जा v है तो गतिज ऊर्जा k1 बराबर क्या होगा 1/2 mv का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगा। यहाँ पे माने अगर गतिज ऊर्जा k1 है तो अगर दूसरा अब अगर इसकी आधी कर दी जाए, अब गतिज ऊर्जा को क्या करते हैं आधी कर देते हैं, जब आधी करेंगे तो क्या हो जाएगा v2 बराबर v/2। तो यहाँ पे अगर गतिज ऊर्जा की हम बात करेंगे फिर हमें क्या निकलेगा k2 बराबर 1/2 m। ठीक है, जो v था यहाँ पे क्या हो जाएगा v/2 का स्क्वायर। तो हमने देखा क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर समीकरण एक दूसरे तुलना करेंगे तो सीधे सीधे इसका चौथाई हो जाएगा, मतलब गतिज ऊर्जा के प्रारंभिक का 1/4 हो जाएगा, क्योंकि इसका जब हम v/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा v/4 हो जाएगा, और यहाँ पे v है केवल तो ये क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, माने 1/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/4। इसको जब हल करेंगे आप क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हम चलते हैं इसके अगले प्रश्न की तरफ। जितने इस वीडियो को देख रहे हैं समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, गणित में भी आपको ऐसी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी, इस तरह के अगर प्रश्न आएंगे तो। अगला है न्यूनतम कार्य उस समय होगा जब पिंड को एक नत समतल पर नीचे ढकेला जाए, ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर उठाया जाए, चिकने रोलर पर ढकेला जाए, एक समतल क्षैतिज सतह पर खींचा जाए। तो सभी साथी इस प्रश्न का जवाब जरूर दीजिएगा, जितने लोग इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं या यहाँ तक आपने देख लिया है। चलिए यहाँ पे ध्यान से देखते हैं हम लोग आपके साथ मिलकर। चिकने रोलर पर ढकेला जाए, मतलब इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो आपका सी होगा, चिकने रोलर पर ढकेला जाए। ठीक है, अब हम इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ जा रहे हैं। चिकने पृष्ठ पर घर्षण कम होता है, जब घर्षण कम होगा तो उस पर बल कम लगेगा और कार्य भी कम होगा। अगला प्रश्न है दृढ़तांक निम्नलिखित में से किसका अनुपात है? अनुदैर्ध्य प्रतिबल के साथ अनुदैर्ध्य विकृति, आयतन प्रतिबल के साथ आयतन विकृति, अपरूपण प्रतिबल के साथ अपरूपण विकृति, तनन प्रतिबल के साथ तनन विकृति। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा अपरूपण प्रतिबल के साथ अपरूपण विकृति, मतलब इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा आपका वो होगा सी। माने अपरूपण प्रतिबल और अपरूपण विकृति के अनुपात को प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। यदि विकृति लंबाई में हुई है तो प्रत्यास्थता गुणांक को यममापक तथा अपरूपण विकृत के लिए इस गुणांक को दृढ़ता गुणांक कहते हैं। इसलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो आपका सी होगा। सभी लोग टाइम से क्लास जुड़ जाइएगा डेली के डेली। अगला है एक गोली टकराती और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में धस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी राशि सुरक्षित है? सभी लोग जवाब जरूर दीजिएगा, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा केवल संवेग। क्या होगा? केवल संवेग होगा। माने संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार किसी निकाय का प्रारंभिक एवं अंतिम संवेग सदैव समान रहता है, अतः केवल संवेग ही सुरक्षित रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने है वस्तु का संवेग किन कारकों पर निर्भर करता है? वस्तु के द्रव्यमान, वस्तु की गति, वस्तु का आयतन। जवाब जरूर दीजिएगा। सभी लोग जितने इस वीडियो को लाइक देख रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं P बराबर माने वस्तु का संवेग वस्तु के द्रव्यमान और वस्तु की गति पर निर्भर करता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा केवल 1 और 2 अर्थात विकल्प बी। अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर बी लगाया है तो आपका उत्तर सही होगा। हम इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बाकी टेलीग्राम पर आप लोग दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि अब की बार एक सीट हमारा। एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है। उस पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होगी? उसे गिरने के तुरंत बाद, उसके आधी दूरी तक पहुंचने के बाद, भूमि पहुंचने से ठीक पहले, भूमि पर पहुंचने के बाद। सभी लोग जवाब जरूर दीजिएगा। एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है, उस पत्थर की गतिज काइनेटिक ऊर्जा अधिकतम कब होगी? सभी लोग जवाब दीजिएगा, जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं। यहाँ पर होगा भूमि पर पहुंचने से ठीक पहले, मतलब इस प्रश्न का अगर आप विकल्प की हम बात करें तो सी होगा। ठीक है, हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? गति,
त्वरण, द्रव्यमान, भार। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा बताइए फटाफट कमेंट करके। यहाँ पर होगा द्रव्यमान। द्रव्यमान वह मात्रा है जो पूरी तरह से जड़त्व पर निर्भर है। किसी वस्तु का जड़त्व उतना अधिक होगा, उतना ही अधिक होगा जितना अधिक उस वस्तु का द्रव्यमान होगा। मतलब इस प्रश्न का सही जवाब सी है। अगला है, जब एक बस अचानक से चलती है, जब एक बस अचानक से चलती है तब बस में बैठे यात्री पीछे की ओर गिरने के लिए प्रवृत्त होते हैं। यह घटना किसका उदाहरण है? स्थिरता का जड़त्व, गति का जड़त्व, दिशा का जड़त्व। सभी लोग जवाब जरूर देंगे, सभी साथी। जी हाँ, यहाँ पर इस प्रश्न का आपने एकदम सही जवाब दिया। यहाँ पर स्थिरता का जड़त्व, मतलब इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा स्थिरता का जड़त्व। माने जब हम बस में खड़े होते हैं, बैठे होते हैं, बस अचानक चल पड़ती है, तब हम पीछे की ओर झुक जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बस के अचानक गति में आ जाने की वजह से हमारा शरीर तो बस के संपर्क, बस के जो फर्श होता है उसके संपर्क में रहता है और गति आ जाता है, परंतु शरीर का ऊपरी भाग जड़ के कारण इस गति का विरोध करता है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो आपका ए होगा। अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर ए बताया है तो आपके जवाब पूरी तरह से सही है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से केवल अदिश राशि चुनिए। ऊर्जा, संवेग, बल, आघूर्ण। सभी जो लोग जवाब दीजिएगा। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? सभी लोग बताइए। एक अदिश राशि चुनना है, सभी लोग बताइएगा। अदिश राशि क्या होती है? जिनमें केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती। मतलब इसमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा? ऊर्जा में केवल परिणाम होती है, दिशा नहीं होता। ठीक है। अदिश राशि समय, अगर अदिश राशि की बात की जाए, समय, कोण, आवेश, आयतन, चाल, द्रव्यमान, कार्य, ऊर्जा, ये सभी अदिश राशि है। अदिश राशि में केवल परिणाम होता है। रट लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां से एक प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक सदिश मात्रा नहीं। आवेग, विस्थापन, बलागुण, गति। बताइए सभी। देखिए, आवेग है, विस्थापन है, बलाघूर्ण टार्क है, गति नहीं है। वे भौतिक राशि जिनमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी होती है, उन्हें हम सदिश राशि कहते हैं। माने अदिश राशि नहीं है, इसका मतलब क्या पूछ रहा है ये? सदिश मात्रा नहीं, इसका मतलब क्या पूछ रहा है ये? बल, संवेग, आवेग, त्वरण, विस्थापन, विद्युत क्षेत्र, बल, आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय प्रेरक, कोणीय गति, ये सब अदिश राशि। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर गलत है, जो वही सही हो। ठीक। हम इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है, एक वस्तु का द्रव्यमान भौतिक मात्रा, मौलिक मात्रा, अदिश मात्रा। सभी विकल्प सही क्या हो? एक वस्तु का द्रव्यमान, एक सभी विकल्प यहाँ पे सही होगा। माने यहाँ पे इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा? डी होगा। अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर डी लगाया है तो आपके जवाब पूरी तरह से सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि क्या होगी? उतनी रहेगी, घटेगी, शून्य हो जाएगी, बढ़ेगी? सभी लोग जवाब जरूर दीजिए। सभी साथी जवाब दीजिएगा। जी हाँ, यहाँ पर क्या होगा? बढ़ेगी। माने पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी जो समावधि होगी, जैसे हम जानते हैं टी बराबर यहाँ पे क्या होगा? 2 पाई। माने यल स्थिर है, जी का मान घट रहा है, तो आवर्तकाल बढ़ेगा। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर क्या होगा? वो डी होगा। अगला प्रश्न है, जब कोई वस्तु पृथ्वी से चंद्रमा पर स्थानांतरित किया जाता है तो द्रव्यमान बढ़ता है, उसका वजन बढ़ता है, उसका द्रव्यमान घटता है, इसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। सभी लोग बताइएगा, बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके।
सभी लोग बताइएगा, जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं, निःशुल्क क्लास आप सभी के लिए देश हित में, राष्ट्र हित में, ये सर्वनियत रहता है। द्रव्यमान सर्वनियत रहता है, लेकिन भार परिवर्तित होता है। सभी लोग लिख लीजिएगा, इसका द्रव्यमान क्या होगा, अपरिवर्तित रहता है, लेकिन भार परिवर्तित रहता है। जब कोई वस्तु पृथ्वी से चंद्रमा पर स्थानांतरित की जाती है तो इसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा, रट लीजिएगा। द्रव्यमान सर्वत्र नियत रहता है, भार परिवर्तित होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर कोई अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत क्यों नहीं पी सकता? सभी लोग जवाब दीजिएगा, जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं। चंद्रमा पर घनत्व के कारण त्वरण कम है, चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, चंद्रमा पर नींबू के शरबत का त्वरित वाष्पीकरण हो जाता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहां पर होगा, चंद्रमा पर वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण कोई अंतरिक्ष यात्री नली पर की मदद से शरबत नहीं पी सकता। देखिए, वहां पर चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। हम बढ़ते इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ। चंद्रमा पर क्यों नहीं होने पर क्या नहीं होने के कारण वहां किसी प्रकार का जीवन नहीं, मतलब चंद्रमा पर ऐसा क्या है जो वहां नहीं है जिस कारण जीवन नहीं है? नाइट्रोजन, गंधक, ऑक्सीजन, जल। सभी लोग जवाब देंगे, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। गलत होगा, इससे ज्यादा क्या होगा? एक बार गलत होगा, 2 बार गलत होगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा हाँ, घर बैठे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं आप लोग। ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऑफिस से जौनपुर से क्लासेज आपके लिए चल रही हैं। ठीक है, कौन चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण के बारे में सही है? आपको जवाब देना है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण 1/6 है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण मंगल के गुरुत्वाकर्षण 1/6 है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण 1/8 है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण मंगल के गुरुत्वाकर्षण का 1/8 है। बताइए सभी लोग, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आसान सा सवाल है और आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। हम ऐसे प्रश्न लेकर आते हैं जहां से आपकी परीक्षा में बार बार सवाल पूछे जाते हैं। तो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 भाग है। हम यूँ कह सकते हैं इस प्रश्न का जवाब ए सही और राइट है। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है कैसे? गुरुत्व द्वारा, पवनों द्वारा, बादलों द्वारा, पृथ्वी के घूर्णन द्वारा। जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी साथी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब जरूर दें। यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? गुरुत्व द्वारा। मतलब इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? ए, गुरुत्व के द्वारा। ठीक, चंद्रमा पर ऑक्सीजन कम होती है, सिलेंडर लेके जाना होता है, वहाँ पे ऑक्सीजन भी नहीं है, वायुमंडल भी नहीं है, तो वहाँ वायुमंडल है न जल है, इस कारण वहाँ पे जीवन नहीं पाया जाता। तो ये समझ में आया? वायुमंडल हवा पृथ्वी पर कैसे रुकती? गुरुत्वाकर्षण के कारण। अगर गुरुत्वाकर्षण शक्ति ना होती तो पृथ्वी के पास वायुमंडल ना होता। वही क्या करती, वायुमंडल को अपने पास चिपका के रखे हुए, ऐसे समझिए। अगला है, पहिए में बॉल बेयरिंग का काम है घर्षण को बढ़ाना, गतिज ऊर्जा को बेलन घर्षण में बदलना, स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना मात्र सुविधा के लिए। इस प्रश्न का उत्तर होगा गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलना। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो आपका बी होगा। अगर आपने भी इस प्रश्न का जवाब बी दिया है, इसका मतलब आपका उत्तर सही है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ आपके साथ मिलकर। बॉल बेयरिंग एक अभियांत्रिकी में प्रयोग आने वाला घुमावदार घटक है, रोलिंग एलिमेंट है, जो गतिज ऊर्जा को बेलन घर्षण में बदलता है। बॉल बेयरिंग सर्पी घर्षण के लोटनिक घर्षण में बदल देता है। अगला प्रश्न है, तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को क्या कहते हैं? कर्षण, उत्प्लावकता, उत्क्षेप, संवहन। यहां पर इस प्रश्न का उत्तर होगा कर्षण। मतलब ए इस प्रश्न का सही और राइट आंसर है। माने तरल गतिकी में किसी तरल के अंदर गति करने वाले किसी वस्तु पर सापेक्ष गति से विपरीत दिशा में लगने वाले बल को कर्षण कहते हैं, ड्रग कहते हैं। कर्षण बल तरल के 2 स्तरों के बीच भी लगता है।
और तरल और ठोस तलों के बीच भी। कर्षण बल का मान वेग पर निर्भर करता है, यह वेग के वर्ग का समानुपाती होता है। अगला है प्रश्न आपके सामने, दो सतहों के बीच लगने वाला घर्षण बल बढ़ता है तो दो पृष्ठों के बीच स्नेहक की परत लगाई जाए, दोनों पृष्ठों को बलपूर्वक दबाया जाए, दो पृष्ठों के बीच हवा का अंतराल रखा जाए, दोनों सतहों की अनियमितता को हटा दिया जाए। जी हाँ, दोनों पृष्ठों को बलपूर्वक दबाया जाए, मतलब इस प्रश्न का सही जवाब आपका बी होगा। माने दो सतहों के बीच वाला घर्षण बल स्नेहक की परत लगाने पर घटता है, लेकिन दोनों पृष्ठों पर बलपूर्वक दबाया जाए तब बढ़ता है, और यदि पृष्ठों के मध्य हवा अंतराल हो तो घर्षण लगेगा ही नहीं। संपर्क बल को और किस नाम से जानते हैं? घर्षण बल, चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल, पेशी बल। यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर घर्षण बल भी होगा और कहीं कहीं पेशी बल भी होगा। मैंने यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर घर्षण बल भी होगा, पेशी बल भी सही है। मतलब ए व डी दोनों सही है। किसी वस्तु पर बल लगाने के लिए शरीर का वस्तु के साथ संपर्क होना जरूरी है। संपर्क किसी छड़ी हो, रस्सी की सहायता से भी हो सकता है। इन वस्तुओं पर बल हमारे शरीर की जो मांसपेशियां द्वारा लगता है। हमारी मांसपेशियों का क्रियाकलाप लगने वाले बल को हम पेशी बल कहते हैं, और हमारी मांसपेशियों के क्रियाकलाप या क्रिया स्वरूप लगने वाले बल को पेशी बल कहते हैं। पेशी बल तभी लगाया जा सकता है जब पेशियां किसी वस्तु के संपर्क में हो, इसलिए इसे संपर्क बल भी कहते हैं। घर्षण बल सभी गतिशील वस्तुओं पर लगता है और इसकी दिशा सदैव गति की दिशा के विपरीत होती है, क्योंकि घर्षण बल दो सतहों के बीच संपर्क के कारण उत्पन्न होता है, इसलिए संपर्क बल का भी एक उदाहरण है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ए और डी दोनों सही है। अगला है, ऐसे पदार्थ जो घर्षण कम करते हैं कहलाते हैं। यह आज का आखिरी सवाल है। टेलीग्राम पर डेली क्लास के लिए आप लोग दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़े रहें, जहाँ पे सभी निःशुल्क क्लास आप लोगों को ई लर्निंग विद दुर्गेश पर मिल जाएंगी। टेलीग्राम सभी ज्वाइन कर लीजिएगा, और ऑनलाइन क्लास या नोट्स के संबंध में अगर कोई जानकारी चाहिए ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस के नंबर पे कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। नोट्स से संबंधित भी जानकारी ले सकते हैं, घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं, और क्लास से संबंधित भी जानकारी ले सकते हैं। ये सभी क्लास आपके जनपद जौनपुर से आप सभी के लिए लाइव चलती है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। इस प्रश्न का अच्छा उत्तर तो बताते चलिए। हाँ, ऐसे पदार्थ जो घर्षण कम करते हैं वे अनियमितताएं, स्नेहक, अंशजम, चिपचिपा, उसे स्नेहक कहते हैं। मतलब इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो बी होगा। माने लुब्रिकेंट या स्नेहक एक ऐसा पदार्थ है जो गतिशील सतहों के बीच लगाया जाता है ताकि उनके बीच घर्षण कम हो, कार्यकुशलता में सुधार हो, वस्तु जल्दी घिसे ना, इसे लुब्रिकेंट भी कहते हैं। सभी लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। डेली क्लास में समय से जुड़े रहिएगा, कोशिश करिएगा आप लोग की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए। अपने 10-10 साथियों को प्रतिदिन क्लास में जुड़िएगा। जल्दी में आपके लिए एक और सीरीज की शुभारंभ कर रहे हैं ताकि आप भी रेस के घोड़े हों, और रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करके बताइएगा। अभी क्लासेस थोड़ी छोटी चल रही हैं, जल्द ही हम आपके ये क्लासेज जो चल रही हैं इसे और बड़ी करने का प्रयास करेंगे, और एक क्लास और देने का भी प्रयास हो रहा है, लेकिन थोड़ा समय की दिक्कत है। मैं जल्दी आपके लिए 1-2 दिन के अंदर हम आपके लिए और क्लासेस लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। वीडियो को शेयर करिएगा, आपकी जिम्मेदारी है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे दबाइएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करिएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। बाकी मेरे चैनल को, मतलब मेरा भी चैनल है ई लर्निंग विद दुर्गेश के अलावा, ये तो मेरा है नहीं, जिसको आप शायद मिशन प्रेरणा के नाम से सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। थैंक यू आप सभी का। मेरा इंस्टाग्राम है दुर्गेश जायसवाल सर के नाम से है। बाय बाय।
हाँ, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।